हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बातें रोजगार में। और गाइज आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास 28 रहने वाला है बेसिकली। ठीक है, जस्ट वेट। हाँ जी, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास 28 रहेगा और आज हम कवर अप करने वाले हैं इसमें क्या है, रैयतवाड़ी सिस्टम एंड महालवाड़ी सिस्टम। ठीक है ना, ये था क्या। इससे पहले मैं अगर आपको बताऊँ तो मैंने आपका क्या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कवर अप करा दिया है। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या था आपको पता ही होगा ना, मैंने अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, अगर किसी ने क्लास नहीं देखी तो प्रीवियस क्लास ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही आप इसको देख पाएंगे। ठीक है, ताकि आपको ये तीनों सिस्टम समझ में आ जाए, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम एंड आपका क्या महालवाड़ी सिस्टम। तो तीनों सिस्टम मैं आपको समझा रहा हूँ। आज मैं ये दो कवर करूँगा और इसके अलावा कुछ पॉलिसीज़ भी बताऊँगा जो कौन लेके आया था, आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे। ठीक है ना, चलिए तो हम क्या देखने वाले हैं अब, रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूँ अबाउट परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जो अगर डायरेक्टली क्लास देख रहे हैं कोई बात नहीं है। देखिए, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था क्या आपका, इसमें तीन बंदे थे। कौन, एक तो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, बीच में कौन था आपका ज़मींदार था, ठीक है, और थर्ड कौन था आपका पीजेंट थे, यानी कि किसान लोग। अब इसमें सिस्टम में क्या बताया गया था कि ब्रिटिशों ने पावर दी थी किसको, ज़मींदार को, कि तुम पीजेंट से क्या लो, कर वसूल करो। ठीक है ना, लगान वसूल करो, और लगान वसूल करने के बाद में जितना भी आप इनसे ले रहे हो, ये नहीं बोला कि तुम कितना ले रहे हो, बस ये बोला था कि तुम इनसे जितना भी वसूल कर रहे हो उसका कितना 91% आप हमें दोगे और 9% आप खुद रखोगे। ठीक है, सॉरी, हाँ 9% आप खुद रखोगे। ज़मींदार को बोला कि आप 91% तो दोगे किसको, ब्रिटिशों को, और 9% रखोगे आप खुद को। ठीक है ना, तो ये इनको बोला गया था किसको, ज़मींदार को। बट ज़मींदार क्या कर रहे थे यहाँ पे, पीजेंट से कितना ले रहे थे, इनसे किसानों से कितना ले रहा था ये बंदा, कभी 1000 लेता था, 1000%, या फिर ये कभी 500%। ठीक है ना, और यहाँ पे कितना दिखा रहा था इनको कि मैंने 100 लिया है और 100 में से भी मैं इनको कितना दे रहा हूँ, 91%। यानी कि इस हिसाब से तो ये यहाँ पे कितना खा रहा है भाई, 900 तो खा ही रहा है। अगर मैं 1000 के अकॉर्डिंगली बात करूँ, 900 तो खा ही रहा है, ऊपर से 9% भी खा रहा है। ठीक है ना, तो कितना ज़्यादा ये पीजेंट को लूट रहा था, कौन, ज़मींदार मिल करके। ठीक है, तो ये सिस्टम था किसका, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। इस बारे में किसको, ब्रिटिशों को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि ज़मींदार इनसे कितना ले रहा है। बस वो यहाँ पे आके इतना दिखाता था कि मैंने इतना लिया है, और उसी का 91% इनको पे कर देता था, किसको, ब्रिटिशों को। ठीक है ना, तो ये सिस्टम इसीलिए फेल रहा था बिकॉज ऑफ दैट कि उस टाइम पे मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, इसमें एक नया नाम जोड़ा था, क्या, मनी लैंडर का। ठीक है ना, मनी लैंडर। मनी लैंडर कौन था यहाँ पे, जो किसानों को ब्याज पर पैसा देता था। ठीक है ना, ब्याज पर क्या देता था, पैसा। अब पैसा कैसे, अब उस टाइम पे ज़मीन किसके नाम पे, मतलब कि ज़मीन किसको अलॉट हुई थी, वो ज़मीन अलॉट होती थी किसको, ज़मींदार को, और ज़मींदार किसको देता था, किसानों को। तो जो फिर उस टाइम पे किसानों के पास में होता था, सपोज दैट कि थोड़ी बहुत ज़मीन है जो उसके नाम पे, अदरवाइज़ वो ज़मींदार तो उनको देते ही थे कि हाँ तुम यहाँ पे खेती करोगे और मुझे ये दोगे। ठीक है ना, तो उस ज़मीन के ऊपर क्या करते थे किसान, इनसे पैसे लेते थे मनी लैंडर से, और इनको पे करते थे किसको, ज़मींदार को, फिर ज़मींदार ऊपर देता था। ठीक है ना, तो ये अल्टीमेटली यहाँ पे नुकसान, देखिए ब्रिटिशों को भी कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था उस टाइम पे, वे भी लॉस में ही चल रहे थे। ठीक है, और आपका पीजेंट तो नुकसान में था ही बिकॉज ऑफ दैट कि अब वो यहाँ भी पैसे, इनको भी पैसे दे रहा था किसको, ज़मींदार को, और भाई किसको, इसको भी दे रहा था मनी लैंडर को भी। ठीक है ना, क्योंकि भाई ये ब्याज पे पैसे उठाया है उन्होंने। ठीक है ना, वो तो हर साल इनको ब्याज देना ही देना है, राइट। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे पीजेंट बहुत ज़्यादा सफ़र कर गए थे और ब्रिटिशों को भी ये चीज़ पता नहीं चल पा रही थी। ठीक है, तो जब उनको पता चला ये चीज़ तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ तो गलत हो रही है। उसके बाद वो क्या लेकर के आए थे आपका, उसके बाद लेकर के आए थे आपका रियायतवाड़ी सिस्टम। ठीक है ना, रियायतवाड़ी सिस्टम। तो उन्होंने देखा कि यार ये सिस्टम गलत है, हम कुछ नया निकालते, तो वो रियायतवाड़ी सिस्टम लेकर के आते। तो रियायतवाड़ी सिस्टम बेसिकली है क्या, ये एक पर्शियन वर्ड है। अगर मैं रियायत की बात करूँ, रियायत एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है किसान, यानी कि पीजेंट। ठीक है ना, जिसका मतलब होता है क्या, किसान। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रियायतवाड़ी सिस्टम है वो किसानों से रिलेटेड ही होगा। अब ये सिस्टम था क्या, कौन सा, रियायतवाड़ी का। देखिए अभी जो सिस्टम चल रहा है, कौन सा, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, वो अभी भी आपका कहाँ पे, वो बंगाल वाले एरिया में है। ठीक है ना, वो आपका बंगाल वाले एरिया में है। तो ये तो अभी यहाँ पे कंटिन्यू चल ही रहा है। और ये कितने परसेंट भाग पे किया गया था, 90% पार्ट्स पे किया गया था ना, किसके, ब्रिटिश इंडिया के। ब्रिटिश इंडिया को मैंने अच्छे से डिफाइन किया था कि ब्रिटिश इंडिया क्या है, जो जगह ब्रिटिशों ने इंडिया के अंदर, ये इंडिया है सपोज दैट, ठीक है, जो जगह ब्रिटिशों ने इंडिया के अंदर ऑक्यूपाई की हैं उसको बोला जाता था क्या, ब्रिटिश इंडिया, राइट।
तो ब्रिटिश इंडिया के 19% भाग पर क्या लगाया गया था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लगाया गया था, राइट, ठीक है ना, याद रखना। तो अभी तक तो ये बंगाल में चल ही रहा था, तो इसके अलावा जब ब्रिटिश ने देखा कि ये चीज़ तो यहाँ पे फेल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने फिर नया निकाला क्या, रियायतवारी सिस्टम, ठीक है, इसको क्लीन कर देता हूँ मैं, ठीक है। रियायतवारी सिस्टम आया, तो रियायतवारी सिस्टम में अभी इन्होंने कहाँ पे लगाया है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, इन्होंने मद्रास, ठीक है ना, इन्होंने मद्रास और बॉम्बे वाले एरिया में लगाया, ठीक है ना, मद्रास और बॉम्बे वाले एरिया में लगाया, और कुछ सेंट्रल पार्ट्स एरिया में, मतलब कि जो थे उस टाइम पे, कुछ सेंट्रल वाले एरिया में भी लगाया, ठीक है ना, सेंट्रल वाले एरिया में इन्होंने क्या लगाया, रियायतवारी सिस्टम लगाया। सिस्टम बेसिकली था क्या, इसको देख लेते हैं, ठीक है। आपको मैंने बता ही दिया कि पिछले वाले केस में कौन थे, 3 बंदे थे, ब्रिटिशर्स, जमींदार और कौन, आपका पीजेंट। लेकिन इसमें इन्होंने क्या काम किया, इसमें इन्होंने किसको, जो ब्रिटिशर्स थे उनको चीज़ पता लगी थी कि ये फेलियर हो रहा है, बीच में ज़मींदार का कुछ ऐसा फंडा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ना। तो और हाँ, एक चीज़ और मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, क्या एब्सेंटी ज़मींदार के बारे में बताया था, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको, अगर आपने वो क्लास नहीं देखा ना, तो प्लीज़ पिछली वाली क्लास देख करके आइएगा, तो आपको ये वाली क्लास ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, राइट। तो ठीक है, तो यहाँ पे ना जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो ज़मींदार यहाँ पे बैठा होता था बीच में, इसको अथॉरिटी दे रही होती थी कि किसको ज़मीन को तुम जाके किसानों से पैसा वसूल करो, किसानों से, तो वो इन्होंने इसको हटा दिया यहाँ पे ज़मींदार को, ठीक है, और इसकी जगह पे यहाँ पे अपॉइंट किया क्या, अपना एक ऑफिसर, ठीक है, किसकी, जमींदार की जगह पर अब एक यहाँ पे ऑफिसर अपॉइंट हो गया, तो अब ऑफिसर इनसे टैक्स कलेक्ट करेगा, ऑफिसर इनसे टैक्स कलेक्ट करेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ इन्होंने क्या कर दी, ब्रिटिशों के जो ऑफिसर थे, इन्होंने क्या कर दिया, जो टैक्सेस थे, जो टैक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिए, ठीक है। अब टैक्सेस हाई होंगे तो किसान कहाँ जाएंगे, सपोज दैट, एक और चीज़ यहाँ पे मुझे बताऊंगा अभी, लेकिन ये समझ लीजिए, जब टैक्सेस हाई हो गए, सपोज दैट कि जो क्रॉप है आपकी, जो फसल है, वो इस बार अच्छी नहीं हुई है, भाई फसल किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके मौसम के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। अब मौसम अच्छा होगा, बारिश वारिश हो जाएगी तो खेती अच्छी हो जाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिशों को तो टैक्स क्या था, उनका टैक्स क्या होता था, फिक्स होता था, ठीक है ना, उनको टैक्स फिक्स चाहिए था अपने टाइम पे, ब्रिटिशों को, उनको इस बात से मतलब नहीं था कि तुम्हारी क्रॉप कैसी हो रही है कैसी नहीं, राइट। अब जब टैक्स फिक्स हो गया, क्रॉप अच्छी नहीं हुई, क्रॉप डाउन में जा रही है, ठीक है ना, क्रॉप डाउन जा रही है, तो वो क्या करेगा, वो फिर से यहाँ पे किससे, मनी लेंडर से क्या करता था, ब्याज पर पैसा उठाता था। लेकिन इस बार जो मनी लेंडर से ये ब्याज पर पैसा उठा रहा है, इस बार जो ये मनी लेंडर जो है ना, ब्याज पर जो पैसा उठा रहा है ना, वो किसके ऊपर उठा रहा है, इस सिस्टम में क्या किया गया, रियायतवारी सिस्टम में, पिछली बार जब मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशों ने किसको, जमींदार को क्या किया था, जमीन का लैंड ऑनर घोषित कर दिया कि हाँ, जो जमीन हम तुमको अलॉट कर रहे हैं तुम इसके ऑनर हो, ठीक है ना, जब तक भी हमने आपको टाइम दिया है 10 साल के लिए, ठीक है ना। तो कौन था ऑनर, ऑनर कौन था, जमींदार था, ठीक है। लेकिन इस बार जमींदार को हटा ही दिया, यहाँ पे कौन आ गया, आपका ब्रिटिश ऑफिसर आ गया, ठीक है ना, ब्रिटिश आपका ऑफिसर आ गया है, ठीक है। और इस ऑफिसर ने बोला कि इस बार जो है ना, जो पीजेंट है, जो किसान है, वही क्या होगा, वही लैंड ऑनर रहेगा, ठीक है ना, वही क्या होगा, किसान ही इस बार यहाँ पे क्या होगा, लैंड ऑनर रहेगा, ठीक है। तो ये किसानों के लिए भलाई थी कि ठीक है, तुम जिस ज़मीन में बो रहे हो, जो भी कुछ उगा रहे हो, वो ज़मीन तुम्हारी है, ठीक है, लेकिन हमें टाइम पर अपना क्या चाहिए, हमें अपना टाइम पर टैक्स चाहिए भाई, और जितना फिक्स कर दिया उतना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही ना बात, ठीक है जी। अब जो इन्होंने क्या, मनी लेंडर से जो ब्याज पर पैसा उठाएंगे कैसे, भाई क्रॉप फेलियर हो गया, मैंने अभी आपको बताया ऊपर, क्रॉप फेलियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ज़मीन आ गई, अब ये ज़मीन के ऊपर पैसा उठा रहा है, किससे, अपनी जो ज़मीन है उसको दे रहा है क्या, उसको गिरवी रख रहा है किसका, मनी लेंडर के पास में, और इस ज़मीन के ऊपर ब्याज पर पैसा ले रहा है, और किसको दे रहा है यहाँ पे, ब्रिटिशों को पे कर रहा है, यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर जो है ना, ऑफिसर बैठा हुआ है, ये ऑफिसर जाके इनको देगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है, ये इनको जाके देगा, तो ये इनको पे कर रहा है, क्योंकि इसको तो फिक्स अमाउंट देनी है, किसको, पीजेंट को, किसान को, ठीक है ना। अब मनी लेंडर से क्या कर रहे हैं ये लोग, देखो समझो इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से, मनी लेंडर से पैसा कौन ले रहा है, पीजेंट ले रहा है,
ठीक है, पैसा ले रहा है, बदले में क्या दे रहा है, अपनी ज़मीन गिरवी रख रहा है, ठीक है, ज़मीन इसको दे रहा है। अब ज़मीन किसकी थी, ज़मीन इनको जो पीजेंट थे इनको किसने दी थी ज़मीन, ब्रिटिशों ने दी थी ना, ब्रिटिशों ने ज़मीन दी थी और यही ज़मीन के ऊपर ही क्या कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं ब्याज पर, ठीक है, ब्याज पर पैसा उठा रहे हैं। ज़मीन किसकी थी, ब्रिटिशों की, ब्रिटिशों ने अलाउ की किसको, पीजेंट को, और पीजेंट ने उसी ज़मीन को गिरवी रख करके क्या उठाया, पैसा उठाया, राइट। और अगर जब क्रॉप फेलियर, मैंने आपको बताया क्रॉप फेलियर होगा, ठीक है, तो पैसा नहीं दे पाएगा, और पैसा नहीं देगा किसको, अगर वो पैसा सपोज दैट कि इस साल फसल अच्छी हो जाती है, जो क्रॉप है आपकी वो अच्छी हो गई, ठीक है, अच्छी होने के बावजूद भी वो उसको फिक्स अमाउंट तो किसको, ब्रिटिशों को देना होता था ही, ठीक है ना। जब फसल अच्छी हो गई फिक्स अमाउंट किसको देगा, वो ब्रिटिशों को देगा, ठीक है। और अब जो ब्याज बच रहा है, एक साल का ब्याज भी तो चढ़ गया ना भाई, वो उसको पे करेगा। तो किसान के पास क्या बचा, किसान के पास अल्टीमेटली बच क्या रहा है, कुछ नहीं, जीरो बच रही है भाई, वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी खा पा रहा है, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, राइट। खिचड़ी पक गई ना, क्लीन कर देते हैं, कोई नहीं, ठीक है। ब्रिटिशों को क्या आ रहा है, फिक्स अमाउंट आ रहा है, अरे यार, ब्रिटिशों को क्या आ रहा है भाई, फिक्स अमाउंट आ रहा है, ठीक है। कहां से आ रहा है, पीजेंट की साइड से, ठीक है। चाहे क्रॉप आपकी अच्छी हो चाहे हो बुरी, अमाउंट तो भाई जाएगा ही जाएगा, जो अमाउंट है आपका वो तो फिक्स जाना ही जाना है। इस अमाउंट को देने के चक्कर में पीजेंट मनी लेंडर से पैसा ले रहा है, ठीक है, और ज़मीन दे रहा है इनको गिरवी, अपनी जो लैंड है, लैंड के बदले में क्या ले रहा है, पैसा ले रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए कि पीजेंट जो है वो पैसा देने में नाकाम हो जाता है, तो ज़मीन किसके पास है भाई, ज़मीन किसके पास है, मनी लेंडर के। तो कब्जा कौन करेगा भाई, ये जो पैसे दे रहा है ये तो पूरा अपना कागज पत्री पे साइन वाइन करा के कर भाई, ये कागज पत्री है, इस पर अंगूठा लगवा लिया उसका, ठीक है ना, थंब लगवा लिया, और भाई ये ज़मीन इसकी हो गई, किसकी, मनी लेंडर की। तो अब ये चीज़ें किसके, ब्रिटिशों की नज़र में आई कि यार ये हो क्या रहा है। ब्रिटिशों ने कहा कि यार तुम ज़मीन कैसे कब्जा आ रहे हो, मनी लेंडर ने बोला ये देखो हमारे पास में फर रहा है, ठीक है भाई, इसने दी है हमें, हमने इसको पैसे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं फिर ये वाला चीज़ भी फेल हुआ, इसमें कौन, ब्रिटिश फिर से लॉस में ही जा रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना, कहीं ना कहीं क्या वो जा ही रहे हैं लॉस में, ठीक है। और भाई पीजेंट तो यहाँ पे लॉस में चल ही रहा है, तो दोनों जब लॉस में ही चल रहे हैं तो ये चीज़ भी फेल हो गई। तो ये था आपका बेसिकली क्या, रियतवारी सिस्टम, ठीक है ना, ये आपका क्या था भाई, रियतवारी सिस्टम। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा भाई। देखो मैंने समझाने की पूरी कोशिश कर दी है, खिचड़ी तो पक्की गई है देखो, लेकिन मैंने आपको समझाने का पूरा कोशिश किया है, राइट। तो आप उसकी टेंशन तो लीजिए। अब हम समझते हैं क्या आपका महालवारी सिस्टम क्या था, महालवारी सिस्टम, ठीक है। अब महालवारी सिस्टम क्या था, जब वो वाली चीज़ देखी कि यार ये तो काम नहीं कर रहा तरीका, ठीक है, तो उन्होंने फिर नया तरीका निकाला, वो उसको क्या बोला था, महालवारी सिस्टम। महालवारी सिस्टम बेसिकली कहाँ से था मैं बताता हूँ। पहली बात तो जो महालवारी सिस्टम लगाया था, किसने लगाया था, ये आपका हॉल्ट मैकेंजी ने, ठीक है ना। हॉल्ट मैकेंजी नाम से एक बंदा था ब्रिटिशों की साइड से, उसने लगाया था क्या, महालवारी सिस्टम। महालवारी बेसिकली क्या होता है कि पंजाब में जो गाँव होते हैं, पंजाब में जो गांव होते थे उस टाइम पे, ठीक है ना, उनको क्या बोलते थे, महल बोला जाता था, महल, ठीक है ना, महल बोला जाता था, ठीक है ना। तो वहीं से निकल करके आया क्या आपका महलवारी, ठीक है, वहीं से आपका क्या निकल के आया, महलवारी सिस्टम निकल करके आया, ठीक है। अब ये जो महलवारी सिस्टम था, ठीक है, ये जो महलवारी सिस्टम था ये आपके ब्रिटिश इंडिया के 30% भाग पर किया जा रहा था, ठीक है। देखिए परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 19% पर हुआ, ठीक है, और आपका रियतवारी सिस्टम कितने परसेंट पर हुआ, रियतवारी सिस्टम हुआ आपका 51% भाग पर, ठीक है। और ये जो आपका हो रहा है कौन सा, महालवारी सिस्टम, ठीक है, ये हो रहा है आपका 30% भाग पर। मतलब कि आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट उन्होंने 100% भाग पर अलग अलग तरीके से ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की, ताकि वो क्या कमा सके, अपना रिवेन्यू अर्न कर सके, ठीक है ना। रिवेन्यू अर्न करना था उनको, उनको सिर्फ क्या चाहिए था, फ़ायदा चाहिए था भाई,
ठीक है, चाहे वो कैसे भी आए, तो वो अलग अलग तरीके अपनाते थे कि कैसे हम लैंड से पैसा निकाल सकते हैं, और अगर उनको कोई नुकसान दिखता था तो वो फिर नया रिफॉर्म लेके आ जाते थे कि हाँ अब हम ये वाला अपनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अब क्या आया था, आपका महालवारी सिस्टम आया। ठीक है, मैंने आपको बताया था महालवारी कैसे बना, पंजाब के गाँव को क्या बोले, महल बोला जाता था। ठीक है, तो वहीं से निकल करके आया कि आपका महालवारी सिस्टम। ठीक है, एरिया कितना कवर कर रहे हैं, 30% एरिया। अब इसमें क्या हुआ था वो बता देता हूँ। पहली बात तो ये अप्लाई कहाँ कहाँ हुआ था, ये देखिए आप। ये जो पंजाब का एरिया था, पंजाब में जो नॉर्थन एरिया था, ठीक है, नॉर्थन पंजाब में नॉर्थन एरिया में ये अप्लाई किया गया। ठीक है, और ये यूपी की साइड पर भी अप्लाई किया गया था। ठीक है ना, यूपी की साइड में भी अप्लाई किया गया। तो पंजाब का नॉर्थन एरिया और यूपी की साइड में कौन सा आपका माहवारी सिस्टम देखने को मिला, राइट। और अब ये सिस्टम बेसिकली वर्क कैसे कर रहा था वो समझ लीजिए। पहले क्या था, जमींदार हटा दिया, अब वहाँ पे ऑफिसर आ गया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये, अब ये जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने पंचायतों का एक ग्रुप बनाया। ठीक है ना, पंचायत ग्रुप में किया एक, इस ग्रुप को बोला कि ये जो जितने भी यहाँ पे किसान दिख रहे हैं आपको, ये सारे सपोज दैट के किसान हैं। ठीक है, हमें अलग अलग किसी से टैक्स नहीं वसूल करना है, आप एक काम करो। ठीक है, ये पंचायत ग्रुप क्या काम करेगा, इन सब से कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, और कोऑर्डिनेट करने के बाद में ये पंचायत ग्रुप इन सब से एक फिक्स अमाउंट लेगा। क्या लेगा, एक फिक्स अमाउंट लेगा, और वही फिक्स अमाउंट जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स किसके लिए तय करेंगे, पंचायत के ग्रुप के लिए तय करेंगे कि अब आप हमें जो है यहाँ पे इतना पैसा दोगे। पंचायत के ग्रुप को बोल दिया कि आप हमें इतना फिक्स अमाउंट दोगे। ठीक है, और वो फिर क्या करता था कि इन सब से किसी से ज़्यादा किसी से कम, सपोज दैट कि किसी के खेत में खराब भी तो हो जाती है ना भाई फसल, किसी की फसल ठीक चली गई, किसी की थोड़ी सी खराब चली गई, ऐसे कर करके तो वो कहीं से थोड़ा कहीं से ज़्यादा कर करके क्या करता था, पैसे इकट्ठे करता था इतने की, ताकि वो ये जो फिक्स अमाउंट है, ताकि ये जो फिक्स अमाउंट है ये चला जाए टाइम पर। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। ये पंचायत ग्रुप क्या करता था, इन छोटे छोटे किसानों से क्या करता था, पैसे उठाता था, किसी से ज़्यादा किसी से कम अपने हिसाब से, कि हाँ भाई था तो इन्हीं में से ना, पंचायत जो ग्रुप था थे तो इन्हीं लोग, इंडियंस है ना सारे के सारे, तो इनकी बातें समझता था वो। कोई बोलता था भाई देखो हमारी तो फसल इतनी ज़्यादा बेकार हो गई, इस बार इतने ले जाओ, ठीक है, किसी से ज़्यादा ले लेता था किसी से कम, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पे इनका काम कर देता था। ठीक है, लेकिन इनका जो अमाउंट था वो फिर भी यहाँ पे फिक्स था। ठीक है, सपोज दैट कि क्रॉप फेलियर ज़्यादा हो गया, क्रॉप फेलियर यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल गया, लेकिन फिर भी फिक्स अमाउंट तो भाई जाना ही है। ठीक है, तो पंचायत का ये जो ग्रुप था ये भी कहीं ना कहीं जब देखता था कि यार हमारे भाई लोग इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है, ये सब भाई लोग इनके सामने हाथ जोड़ते थे तो इनको ये अच्छा नहीं लगता था, जब अपने ही भाई अपने सामने हाथ जोड़ते तो अच्छा थोड़ी लगता है। ठीक है, तो फिर इनका ग्रुप बनना शुरू हो गया, और ग्रुप बनने के बाद में ये सारे के सारे बैठ करके डिस्कशन करते थे कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, और फिर इसी चक्कर में आकर के जब भी सारे मिल करके इनको बोलते थे कि ये क्या आप क्या करवा रहे हैं, पंचायत का जो ग्रुप था उनको बोलते थे कि सर आप ये क्या कर पा रहे हैं, आप मतलब कि कृपा करो हमारे ऊपर। ठीक है, अब ये जो गोरे लोग थे इनको तो इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, इनको तो क्या चाहिए भाई, इनको तो फिक्स रिवेन्यू चाहिए, इनको तो अब फ़ायदा लेना है, कैसे भी करके फ़ायदा उठाना है। ठीक है, तो इनको कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से, राइट। तो ये कहीं ना कहीं इनके भाई ऑब्वियसली बात इनके पक्ष में तो आएंगे ना, इनकी साइड आएंगे, तो फिर ये इनके साथ में आर्ग्यू करते थे कि आप इनका लगान वगान बंद करो ये वो वगैरह, तो फिर वहाँ पे आर्गूमेंट चलते थे। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे ज़्यादा चल नहीं पाई, ये भी क्या हो गया, लॉस ही रहा। ठीक है, तो इतना फायदेमंद नहीं रहा। तो ये था बेसिकली आपका क्या, आपका महालवारी सिस्टम। महालवारी सिस्टम में क्या हुआ, पंचायतों का ग्रुप बन गया। ठीक है, और अब ये ग्रुप जो है इन सारे पीजेंट से अलग अलग तरीके से पैसे उठा रहा है और इनको यहाँ पे फिक्स अमाउंट दे रहा है। ठीक है, आपको मैंने दोनों सिस्टम बताए, महालवारी सिस्टम और आपका रियतवारी सिस्टम। ठीक है, और तीसरा भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, वो कौन सा, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या था, राइट। तो इन तीनों को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आपस में कि कौन कौन से कैसे कैसे था। ठीक है, और प्रीवियस क्लास प्लीज़ देख करके आइएगा। अभी मैं चलता हूँ आपको कि जो अलग से कुछ रिफॉर्म्स आए थे वो थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइस अब तक हमने देख लिया है कि आपके परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को देख लिया हमने, ठीक है ना, और हमने रियतवारी सिस्टम देख लिया है आपका, और इसके अलावा हमने क्या देख लिया आपका, क्या, महालवारी सिस्टम। ठीक है ना, ये सारे सिस्टम आपके अभी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ अदर रिफॉर्म्स जो कौन लेकर के आए थे, आपके कॉर्नवालिस साहब लेकर के आए थे किस टाइम पे, आपके 1793 में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं इंडियंस के लिए। ठीक है, वो कैसे बताता हूँ। 1793 में किसने, कॉर्नवालिस ने क्या किया कि सिविल सर्विसेज की
भर्ती शुरू की, वो भी डायरेक्ट बेस में, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे नो एग्ज़ाम, और वो भी यूरोपियंस के लिए ओनली। ओके, यूरोपियंस के लिए यहाँ पे इसने क्या किया, डायरेक्ट भर्ती शुरू की विदाउट एग्ज़ाम के। यहाँ पे इंडियंस अलाउ नहीं है अभी, ठीक है ना, जो इंडियंस हैं आपके वो अलाउ नहीं है, ठीक है। ये भर्ती किसके लिए हो रही है, यूरोपियंस के लिए हो रही है, कौन किसकी, सिविल सर्विसेज की। ओके, ठीक है। अब ये जो पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा, कॉर्नवालिस का। कॉर्नवालिस उस टाइम पे कहाँ से आया था, ये आपका अमेरिका से आया था, ठीक है, ये अमेरिका से आया था भाई, ठीक है। अमेरिका में इसने क्या किया था बेसिकली, इसने वहाँ पे ना जो इनकी ब्रिटिशों की इंडिपेंडेंस थी इसको हरवा दिया था, ठीक है। जो ब्रिटिशों की इंडिपेंडेंस इसको हरवा के आया था अमेरिका से, और उसके बाद में 1793 में किसकी, गवर्नर जनरल की हैसियत से इंडिया में आया, ठीक है। इंडिया में आया, और इंडिया में आने के बाद में इसने सारे के सारे रिफॉर्म्स किए, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज की परीक्षा इसने सॉरी भर्ती शुरू कर दी, वो भी डायरेक्ट यूरोपियंस के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि यही जो सिविल सर्विसेज थी, ये 1853 के चार्टर एक्ट के दौरान क्या कर दी गई थी, इसमें एक तो एग्ज़ाम कर दिया गया था, दूसरी बात इसमें क्या किया गया था, और ये एग्ज़ाम भी क्या होता था, ये आपका इंग्लैंड के अंदर होता था, ठीक है ना, इंग्लैंड के अंदर एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम भी अब हर कोई देगा, यूरोपियंस भी देगा आपका और इंडियन भी देगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे दो पोस्ट कर दी गई थी, एक तो थी आपकी कोविनेटेड पोस्ट और एक थी आपकी अनकोविनेटेड पोस्ट, ठीक है। तो जो अनकोविनेटेड पोस्ट थी वो थोड़ी सी लो कैटेगरी की थी, ठीक है ना, और जो कोविनेटेड थी वो थोड़ी हाई कैटेगरी थी, यानी कि ये यूरोपियंस के लिए आप कह सकते हो और ये आप इंडियंस के लिए कह सकते हो, लेकिन एग्जाम आपके दोनों को देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी कब, आपके 1853 के चार्टर एक्ट के दौरान। लेकिन ये तो मैंने आपको बता दिया कि आगे चल करके एग्ज़ाम वगैरह शुरू हो गए थे, लेकिन अभी हम वापस आते हैं, ठीक है। 1793 के दौरान ही इसने क्या, पुलिस रिफॉर्म्स भी लेकर के आया था, ठीक है ना। इसने पुलिस स्टेशन बनवा दिए थे यहाँ पे इंडिया में, ओके। और उन पुलिस स्टेशन के अंदर पहली बात तो इसने पुलिस स्टेशन स्टैब्लिश किए, ठीक है ना। और उन पुलिस स्टेशन के अंदर इसने क्या किया, पुलिस ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया, ठीक है ना, पुलिस ऑफिसर्स को भी इसने क्या किया, अपॉइंट किया, ठीक है। मतलब कि ये डायरेक्ट पुलिस स्टेशन से किसकी साइड से, आपके कॉर्नवालिस की साइड से, इनको कोई बेस नहीं था, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। और ये जो पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं ना, ये किसी की पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना, पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं बनाए जा रहे कि इस एरिया की इतनी पॉपुलेशन है तो वहाँ पे कितने पुलिस वाले चाहिए होंगे, फिर कितने पुलिस स्टेशन हमें बनाना चाहिए, कितना बड़ा बनाना चाहिए, इसके बिहाफ पे नहीं था। बस पुलिस स्टेशन इसने वहाँ पे बनवा दिए थे और ऑफिसर्स भी वहाँ पे रखते, बाकायदा वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स बैठते थे, ठीक है ना। अब इसने क्या किया कि जो एक पुलिस स्टेशन था, ठीक है ना, अगर एक पुलिस स्टेशन को कोई ऑफिसर संभाल रहा है बड़ा, तो उसको क्या बोलते थे, उसको दारोगा बोलते थे, ठीक है ना। एक पुलिस स्टेशन को संभालने वाला ऑफिसर कौन होता था, दारोगा। और बहुत सारे, यानी कि मोर देन वन, आप ऐसे बोल सकते हो, मोर देन वन अगर पुलिस स्टेशन हैं आपके, उसको कोई संभाले तो उसको बुलाया जाता है एसपी, यानी कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ऐसा थोड़ा सा बेकार बन गया ना, कोई नहीं, ठीक है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस संभालेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसने सारी की सारी पोस्ट यहाँ पे इस्टेब्लिश की, पुलिस रिफॉर्म्स लेकर के आ गया, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ थी इंडियंस के लिए, ओके। और इसके अलावा ये क्या लेकर के आया यहाँ पे, इंडिया के अंदर जुडिशियल रिफॉर्म्स लेकर के आया, ठीक है ना। अब जुडिशियल रिफॉर्म्स जब ये लेकर के आया, उसमें इसने 2 पॉइंट दिए, ठीक है, वो यहाँ मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। पहला पॉइंट इसने बोला कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब ये था कि एवरीवन बराबर है किसके, लॉ के, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसने ये बेसिकली ये जो इसने लाइन बोली थी, ठीक है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये बोली थी इसने किसके लिए, विटनेसेस के लिए। मैं भी समझाता हूँ क्यों बोली थी, ठीक है। इसने विटनेसेस के लिए इसलिए बोली थी कि पुराने ज़माने में क्या होता था, सपोज दैट कि किसी बंदे ने इसने क्राइम किया है, ये कोई बंदा है, इसने कोई चोरी वगैरह की है, इसने कोई क्राइम किया है, ठीक है, और इसको क्राइम करते हुए किसी मेल ने देखा है, यानी कि किसी बंदे ने देखा है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है कि एक फीमेल खड़ी है, उस फीमेल ने कहा कि नहीं नहीं इसने क्राइम नहीं किया, तो यहाँ पे इस फीमेल की बात नहीं मानी जा रही। वो क्यों, क्योंकि ये अकेली है। ऐसा माना जाता था कि एक मेल के बराबर में कम से कम 2 फीमेल होनी चाहिए, यानी कि
दो फीमेल होनी चाहिए, जब जाके इनकी गवाही है जब बराबर होगी कि हाँ इसने देखा है, ये बोल रही है इसने चोरी नहीं की है, बोल रहा है कि इसने चोरी की है, ठीक है, तब जाके गवाही थोड़ी बराबर होगी। फैसला नहीं हुआ है लेकिन हाँ यहाँ पे ये जो है कि ये बराबर हो जाएगा विटनेस का पावर जो है, ठीक है। तो इस तरीके को देखते हुए, इन चीज़ों को बदलते हुए ये वाला इसने बोला था पॉइंट का इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के सामने हर कोई बराबर है और यहाँ पे हर किसी की विटनेसेस मानी जाएगी, चाहे वो कोई बच्चा हो, ठीक है, और चाहे फिर वो कोई औरत हो या फिर आपका मर्द हो, मतलब कि मेल हो या फीमेल हो, वो सिंगल सिंगल अगर किसी ने देखा है तो भाई वो माना जाएगा, ठीक है ना। तो सबके लिए लॉ इसने यहाँ पे बराबर कर दिया। समझ में आई ना बात? ये पुराना सिस्टम चलता था, इसको इसने चेंज कर दिया और अब इसने बोल दिया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। और दूसरा इसने पॉइंट बोला यहाँ पे क्या, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ये क्यों बोला इसने? रूल ऑफ लॉ का मतलब ये था कि भाई देखो हर किसी को लॉ के हिसाब से चलना है, चाहे वो आपका गवर्नर जनरल हो, चाहे वो आपका नॉर्मल सिटीजन हो, ठीक है ना, चाहे वो आपका नॉर्मल सिटीजन हो। तो ये सब क्या होगा भाई, गवर्नर जनरल भी आपका लॉ के हिसाब से चलेगा, ठीक है ना, और आपके नॉर्मल सिटीजन है ना जो नागरिक है वो भी आपके किसको, रूल को फॉलो, लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है, जो रूल है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। इसके अलावा क्या चलती थी उस टाइम पे, तो अपना आप थोड़ा सा देख लीजिए कि कैसे जो आपका जुडिशल सिस्टम काम करता था वो कैसे। सबसे पहले तो होता था कि आपकी मुंसिफ की अदालत होती थी, मुंसिफ की अदालत होती थी, उसके ऊपर होता था कि आपके कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार होते थे, ठीक है ना, कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार होते थे। देन इनके ऊपर सबसे छोटा ये, देन इसके ऊपर ये होते थे कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार, फिर होते थे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है ना, फिर होते थे आपके क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते थे, ठीक है। और ये भी, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी दो तरीके से काम करते थे आपके, कैसे कैसे, एक तो इसमें होते थे क्या क्या आपका सर्किट, सर्किट कोर्ट्स होते थे, और दूसरे होते थे इसमें क्या आपके दीवानी कोर्ट्स। दीवानी कोर्ट्स आगे चल करके एबॉलिश हुए थे, बाद में बताऊंगा वो, ठीक है। तो दीवानी कोर्ट्स जो होते थे वो आपके सिविल रिलेटेड केस देखते थे, जो सिविल रिलेटेड केस होते थे, ठीक है ना, सिविल केस को यहाँ पे ये लोग यहाँ पे संभालते थे। सिविल केस को कौन देखता था? आपका दीवानी कोर्ट्स। और जो आपके क्रिमिनल केसेस होते थे, क्रिमिनल केसेस को कौन देखता था यहाँ पे? वो देखता था आपका क्या, सर्किट कोर्ट, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से काम करता था। जो आपका जुडिशल सिस्टम था वो इस तरीके से काम करता था। सबसे छोटा जो होता था वो मुंसिफ की अदालत होती थी, देन आपका क्या होता था, कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार होते थे, देन उसके ऊपर होता था कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। और कोर्ट्स भी आपके दो तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे? एक तो आपके दीवानी राइट्स, सॉरी दीवानी कोर्ट्स जो आपके सिविल रिलेटेड मामले देखेंगे, और एक होते थे आपके कौन से, सर्किट कोर्ट्स जो आपके क्रिमिनल रिलेटेड केस देखेंगे, ठीक है ना। ये सारे मामले कौन देखेगा? आपका सिविल सर्किट कोर्ट देखेगा, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम लेकर के आया था कौन? आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी सी समझ में आ गई होंगी। मैंने जितने भी ये रिफॉर्म्स लेकर के आया था कॉर्नवालिस ही मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और मैंने आपको शायद वो पॉइंट बता दिया ना कि हाँ, पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था, कि जो पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे थे वो पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं थे, ठीक है ना, पॉपुलेशन के हिसाब से पुलिस स्टेशन नहीं थे, राइट। ऑल, हाँ जी, सब कुछ डिस्कस हो गया, ठीक है। तो यही था आपका बेसिकली आज का जो लेक्चर था। आई होप कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। अपने तरीके से नोट्स बनाइएगा, अपने तरीके से सारी चीज़ों को लिख करके रखिएगा, ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, ऐसे ही हमारे साथ में बने रहिएगा, और आने वाली क्लासेस जल्दी ही आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हम सीधा सीधा आपका 1857 का रिवोल्ट कवर करेंगे, और वो भी हम सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर करेंगे। इसकी मैं चाहूँगा कि इसको मैं 3 से 4 क्लास में कवर करूँ, किसको, 1857 के रिवोल्ट को, ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाएं धीरे धीरे, ठीक है ना। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट, बने रहिएगा ऐसे हमारे साथ में।